हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं आप लोगों के लिए, टॉपिक्स उसके बारे में बारी बारी से हम डेली जीके की क्लास लाएंगे। और उसमें सबसे पहले जैसे आप लोगों को मेंशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जीके में, तो हम बारी बारी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर लाएंगे। सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, फिर डेज वगैरह देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह देखेंगे, तो सभी देखेंगे। तो देखिए, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, 2024-25 के लिए हमारे अच्छे बैचेस चले हुए हैं जो कि आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हो जाएंगे। दो बैचेस हैं मेनली, एक मॉर्निंग में रहता है, एक इवनिंग में रहता है। 10 से 2 तक मॉर्निंग की टाइमिंग है, और इवनिंग का बैच मेनली ये 3 से जो 7 है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल या कोई काम करता है जो हाफ टाइम के बाद फ्री होता है, तो वो इसे ज्वाइन कर सकता है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हमारे अकेडमीज एंड ऑल के बारे में, तो आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो इस गिवन नंबर पर। और हमारा जो एड्रेस रहेगा वो पीजी कॉलेज के सामने ही आपको हमारी अकेडमी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला जो हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या एटलीस्ट एक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो यहां से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि होता क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी एक ऐसा संगठन होता है, अंतर्राष्ट्रीय से यही पता लगता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी, पीस एंड ऑल, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहली बात कि इसको पढ़ना कैसे, टैकल कैसे करना है। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है उसका स्थापना, कि कब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी, स्थापना हमेशा याद रखना है। उसके बाद आता है उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आप जिसको बोलते हो, और उसको बनाने का जो पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया है, क्या काम करती है वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो मेनली आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इन बिटवीन पढ़ना है हम अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हमारी जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज योर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट यूएनओ। तो देखिए, यूएनओ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले यूएनए का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं हम। तो देखो, जब आप लोगों को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1914 से 18 तक हुआ था। तो देखिए, वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए, कि ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, उस समय देखो इसको सिर्फ वर्ल्ड वॉर कहा जाता था, फर्स्ट नाम नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहला हो, अभी दूसरा नहीं हुआ तो पहला नाम नहीं दिया जाता उस चीज को। ठीक है, तो देखो, विश्व शांति बनाने के लिए, ग्लोबल पीस बनाने के लिए सभी देश इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कहा जाता है इसको। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यूएनओ का पुराना नाम भी बोल सकते हैं, कि यूएनओ से पहले क्या हुआ करता था, लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, जो कि 10 जनवरी 1920 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में रखा गया था। लेकिन अब तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऑफकोर्स इसको अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर लिया है। लेकिन पहले जो होता था आपका, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्र संघ। अब देखिए, लीग ऑफ नेशन कॉम्प्रिहेंसिवली फेल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ इसके बाद। तो दैट मीन्स ये फेल हो चुका था बुरे तरीके से। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी फिर यूएनओ की जरूरत पड़ी। तो लीग ऑफ नेशन जो था, लीग ऑफ जो नेशन था, उसको अवेंडन करके, तोड़ के क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर करे बेटा। और ये हस्ताक्षर कहां हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का। ठीक है, जिसको आप यूएसए बोलते हैं। वहां पर क्या हुआ, जो 50 सदस्य देश थे उन्होंने एक चार्टर पर साइन करे और यूएनओ की स्थापना की। ठीक है, कहां पर किए थे? देखो, साइन का देखना बेटा, सैन फ्रांसिस्को में ये साइन किए गए थे। और ये जो यूएनओ नाम है, ये जो टर्म है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, ये दी थी उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे, इन्होंने यूएनओ नाम दिया था। ठीक है, कि यूएनओ होना चाहिए इसका नाम। ठीक है, तो इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 45 के बीच हुआ। तो उसके बाद शांति बनाए रखने के लिए बेसिकली 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। और देखो, 24 अक्टूबर 1950 को ये 1945 को एस्टेब्लिश हुआ, और
साइन कितने देशों ने करे थे? 50 देशों ने। और 91 जो 51st था वो था पोलैंड, जिसने इस पे सिग्नेचर करे थे यूएनओ चार्टर के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्थापना देख लो। देखो इसको पहले बोलते थे लीग ऑफ नेशन, तो याद रखना लीग ऑफ नेशन बोलते थे पहली बात। इट कॉल्ड लीग ऑफ नेशन बिफोर 1 जनवरी 1920 को जिसकी स्थापना हुई। फिर यह वैश्विक शांति बनाए रखने में नाकामयाब रहा, क्योंकि आपको पता है 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड। तो फिर उसके बाद 1945 में अब वैश्विक शांति फिर से स्थापित करने के लिए इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह बना यूएनओ। और यूएनओ को जो नाम है देने वाले थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि यूएसए के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और उसके बाद क्या हुआ? जो इसका 51st मेंबर बना, क्योंकि पहले 50 सदस्य थे, वो था पोलैंड। तो पूछा जा सकता है कि 51st सदस्य कौन था, क्योंकि ओरिजिनली 50 थे, फिर ऐड होते गए और आज संख्या आगे पहुंच चुकी है। तो 51st था पोलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए आप लोग अगर देखोगे तो वर्तमान में इसके 193 मेंबर्स हैं। देखो 50 से शुरुआत हुई, 51st हुआ पोलैंड। 51st कौन सा हुआ बेटा? पोलैंड। और वर्तमान में अब यह हाल है कि 193 देश हो चुके हैं। और अंतिम जो था 2011 में जुड़ा था दक्षिण सूडान, और दक्षिण सूडान को ही विश्व का सबसे अंतिम देश भी माना जाता है जो क्रिएट हुआ था। सूडान, दक्षिण सूडान, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, जो अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है, इट्स अफ्रीकन कंट्री दक्षिण सूडान, जो कि 2011 में यूएनओ का सदस्य बना था। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेटा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और देखो एक द्वीप है हटन द्वीप, मैन हटन द्वीप जिसका नाम है, उसके ऊपर इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क बेटा एक बहुत बड़ा सिटी है, उसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है हटन द्वीप, मैन हटन द्वीप, वहां पर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, और इसके लिए जो जमीन थी, अब देखो हेडक्वार्टर बनाने के लिए आपको जमीन मिलेगा, तो इसके लिए जो जमीन थी ये रॉकफेलर ने दान की थी। एक आदमी था रॉकफेलर, ये रॉकफेलर ने जमीन दान करी थी यूएनओ को हेडक्वार्टर बनाने के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है। और देखो ये बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई 1952 में, ये काम फिनिश हुआ बिल्डिंग बनाने का एंड ऑल। ठीक है, अब देखो अगर तुम संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को देखोगे तो उसके दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां मौजूद हैं। ठीक है, आखिर ये ध्वज है तो दोनों किनारों पर, इस साइड और इसकी पिछली साइड क्या है? जैतून की ओलाइव जिसको बोलते हो, ओलिव, उसके पत्तियां आपको मौजूद देखने को मिल जाएगी। और बीच में इसके ग्लोब है। बीच में क्या देखने को मिलेगा? ग्लोब। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ग्लोब। पूरे वर्ल्ड का मैप जिसको आप ग्लोब बोलते हो, वो विश्व मानचित्र आप जिसको बोल सकते हो, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो 20 अक्टूबर 1947 को यही ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना। अर्थात जैसे भारत का जो ध्वज है ट्राई कलर तिरंगा जिसको आप बोलते हो, वो हमारा प्रतीक है भारत का, उसी प्रकार से जो ये ध्वज है यूएनओ का, वो कब बना इसका प्रतीक? 20 अक्टूबर 1947 को ये प्रतीक बना था यूएनओ का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड, हमने अच्छे से ले लिया। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं जो है बेटा, वो थी संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं जो इस्तेमाल हो सकती है, जो कामकाज होता है संयुक्त राष्ट्र में, कौन सी लैंग्वेज में होगा? तो वो होगी अंग्रेजी और फ्रेंच। ये थी यूएनओ की लैंग्वेजेस ओरिजिनली। लेकिन और भी कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जैसे चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं जिसको आप बोलते हो आधिकारिक भाषाएं, जिसमें कि यूएनओ के कार्य किए जाते हैं, उसको बोलते हैं आधिकारिक भाषा। ठीक है, और देखो जो आप लोग देखोगे तो 1973 में एक प्रस्ताव के द्वारा जो अरबी थी उसको आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरबी को 1983 में सुरक्षा परिषद की भी आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो देखो ऑलरेडी देखो अंग्रेज, आप इंग्लिश देखोगे, फ्रेंच देखोगे, चीनी, रशियन, स्पेनिश, ये तो यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स भी है ना सुरक्षा परिषद के, तो इनकी तो लैंग्वेजेस होना तय है। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा है वो है अरबी, और इसको 1973 में जोड़ा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अभी हम इसके अंग पढ़ेंगे तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा आएगा बेटा, तो वहां पर पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को अरबी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, लेकिन अरबी को इसका एक और अंग है बेटा जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 1983 में इसको जगह दी गई थी। ठीक है, और देखो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है जैसे हमारा संविधान है, संविधान है भारत का, उसी प्रकार से यूएनओ का एक चार्टर है जिसमें रूल, रेगुलेशंस एंड ऑल लिखा होता है संविधान का, सॉरी संविधान का नहीं, यूएनओ का, तो वो होता है यूनाइटेड नेशन चार्टर। उसके 19 चैप्टर है बेटा और 111 अनुच्छेद हैं उसमें। जैसे आप लोग अपना पढ़ते हो तो अभी तो फिलहाल जैसे आप पढ़ते हो ना 395 आर्टिकल्स, इतने चैप्टर, 25 चैप्टर्स, अब तो देखो 395 प्लस 460 प्लस हो चुके हैं,
हो चुके हैं आर्टिकल्स, लेकिन मैं अपने संविधान की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो इसमें जो है 19 चैप्टर है, जैसे हमारे संविधान में कितने हैं 25, और यहाँ पर आर्टिकल 111 आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूएनओ के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आई वुड से इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो संयुक्त राष्ट्र के अंगों की बात करेंगे, ऑर्गेन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि कौन से ऐसे संगठन हैं जो इसके अंडर काम करते हैं और किसके थ्रू ये कार्य चलाता है अपने। तो देखो याद रखना, इसके नेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सभा का कौन सा एक अंग नहीं है, इस तरह से आ सकता है। तो सबसे पहला है बेटा जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक है प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद का मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ये बेटा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये कार्य नहीं करता है तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आधिकारिक कार्य जो थे बेटा 1994 में स्टॉप कर दिए गए थे। अच्छा, इसको बनाने का जो लक्ष्य था, जो आप लोगों के कॉलोनी बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, जब वो आजादी की तरफ बढ़ रही थी, है ना, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही थी, तो वहां पर बहुत गरीबी एंड ऑल था। तो उसको देखने के लिए इसको बनाया गया था कि उन लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको अच्छे स्तर पर लाया जा सके। तो अब देखो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो है विश्व की अभी अपने स्थापित हो चुके, संप्रभु हो चुकी हैं, सबके पास अपने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड ऑल होता है, चाहे आर्मी के पास है देश, कुछ भी है, लेकिन संप्रभु हैं सारे। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको 1994 में खत्म कर दिया गया था। तो इसके बारे में अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखना बेटा, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ऑर्गेन 6 ही माने जाते हैं अभी भी, 5 ऐसा नहीं कि 5 है, 6 ही है, लेकिन ये काम नहीं करता है, ऐसा खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अब ये फंक्शन स्टॉप है इसके 1994 में। ठीक है, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी यहां पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये सारे जितने भी हैं, ये जितने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सबके हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सबके न्यूयॉर्क में, ऑल ऑफ देम हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। लेकिन देखो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा हैग में है। हैग मतलब नीदरलैंड में है, तो इग्नोर करिएगा। हैग जो है नीदरलैंड में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को, पीस पैलेस बोलते हैं, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है उसको बोलते हैं पीस पैलेस। तो याद रखना, एकमात्र ये ऐसा ऑर्गेन है, एकमात्र ऐसा ऑर्गेन है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, हैग में। बाकी जितने भी ऑर्गेन है इसके, सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका न्यूयॉर्क में। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर पीस पैलेस द हैग में आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट का, बारी बारी से सबका अध्ययन करना शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले है महासभा, जिसको आप बोलते हो जनरल असेंबली। देखो महासभा बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट तो देखो जितने भी स्टेट्स हैं सबका यहां पर रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पार्लियामेंट में। तो यहां पर भी क्या है, इसका एक निकनेम भी है बेटा, विश्व की लघु संसद, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो हर देश के पास अपना एक पार्लियामेंट है, वो बिग पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, क्योंकि वहीं पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन ये सभी देशों का है, तो इसके लिए इसको स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उसी प्रकार से है। अब देखो इस जो जनरल असेंबली है, यूएनजीए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देखो इसके लिए प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, अर्थात 5। जैसे आप हिमाचल प्रदेश का देख लो, 4 एमपी भेजते हो आप लोग, एमपी तो वैसे 7 भेजते हो, 7 एमपी भेजते हो आप लोग, 4 लोकसभा के लिए और 3 राज्यसभा के लिए भेजते हो, 7 हो गए। लेकिन यहां पर आप 5 भेज सकते हो प्रतिनिधि, लेकिन क्या है, वोट बेटा एक ही होगा, सिर्फ वोट एक ही काउंट होगा। ऐसे नहीं कि 5 गए तो 5 ने दिया तो 5 गिने जाएंगे, नहीं, वोट एक ही गिना जाएगा। लेकिन अधिकतर कितने सदस्य अपॉइंट कर सकता है कोई भी देश, 5 सदस्य यहां पर भेज सकता है। और इसकी हर वर्ष बेटा एक बैठक होता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसा पूछा जाएगा, महासभा हर 2 साल में मिलती है, 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में, हर साल मिलती है, तो हर साल में इसके बैठक होता है। और बैठक कब होता है, जो सितंबर होता है बेटा उसके तीसरे मंगलवार से, फिक्स है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होता है, अर्थात 15 दिसंबर के आसपास तक इसकी बैठकें चलती हुई आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, और ये जो यूएनजीए है, यूएनजीए, इसमें बेटा एक अध्यक्ष रहता है, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है, यहां पर एक अध्यक्ष होता है और एक डेप्टी स्पीकर होता है, क्योंकि देश बहुत ज्यादा है बेटा। तो 21 उपाध्यक्ष रहेंगे और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष रहेंगे, कुछ कमेटीज होती हैं इनकी। ठीक है, जो
महासभा का चुनाव वगैरह करती हैं। तो कमेटी से 7 मुख्य समितियां रहेंगी, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और एक क्या रहता है, अध्यक्ष रहता है। ठीक है, अब देखो अब आपसे अगर पूछे कि यूएनजीए काम क्या करता है, देखो मोटा मोटा पता होना चाहिए, डीप में नहीं जाना ज्यादा। तो देखो एक तो बजट तैयार करना, जैसे हमारा नहीं आता बजट तैयार करना। और देखो बजट हर साल नहीं आता है, जैसे इंडिया में देखोगे आप तो हर साल बजट आता है, लेकिन यहां हर साल बजट नहीं आता है, हर दूसरे वर्ष। और महासचिव जो होता है वो बजट लाता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, हर साल। ठीक है, और काम क्या है, नए सदस्यों को शामिल करना, नए सदस्यों को ये शामिल भी कर सकता है। ठीक है, न्यू मेंबर्स अगर कोई जोड़ना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, यूएनजीए के थ्रू जाएगा अभी बेसिकली। ठीक है, और महासचिव की नियुक्ति करता है, इसका जो महासचिव होगा उसकी नियुक्ति कौन करे, यूएनजीए करेगा। और उसके लिए सिफारिश किसकी लगेगी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी जो जनरल होगा बेसिकली। और जो महासभा है उसका जो 79th हेड है वो है मिस्टर फिलेमोन यंग। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में है बेटा, क्योंकि ये 10 जून 2024 को चुने गए। और देखो यूएनजीए का जो अध्यक्ष होता है, यूएनजीए का हर साल बदलता है बेटा। जैसे मैंने बोला ना कि इसका हर साल एक सेशन होता है, सितंबर से लेकर सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर मिड दिसंबर तक। तो हर साल जो सेशन होगा अलग अलग इसके लिए क्या चुनेगा, प्रेसिडेंट। तो जो 79th हुई है बेटा उसके लिए चुने गए हैं मिस्टर फिलेमोन यंग, जो कि पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून थे। और इनको इलेक्ट कब किया गया, 10 जून 2024 को। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर ऑल्सो। ठीक है, तो ये यूएनजीए के क्या हो गए बेटा, कार्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ यूएनओ का सबसे। और देखो निक नेम क्या है इसका बेटा, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात जैसे पुलिस क्या करती है बेटा, शांति और हार्मनी बनाए रखती है सोसाइटी में या किसी भी समाज में, ये भी क्या करती है, सुरक्षा परिषद भी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती है। और इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल मेंबर की बात हो रही, टोटल मेंबर होते हैं बेटा 15। और इन 15 में से 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। 5 क्या होते हैं बेटा, परमानेंट। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए बेटा, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इनका जो चुनाव है वो करती है महासभा। ये यूएनजीए बताया ना मैंने तुम्हें, हाँ यूएनजीए करती है। तो देखो नॉन परमानेंट कितने, देखो टोटल 15 सुरक्षा परिषद के, नॉन परमानेंट 10 और परमानेंट 5। परमानेंट 5 कौन से हैं बेटा, जिसको आप बोलते हैं यूएसओ, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एंड रशिया। इनके पास बीटो पावर होता है बेटा। बीटो पावर का मतलब अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आई होप समझ आ गया होगा। देखिए अब देखो समझना, अगर कोई आप लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कोई प्रस्ताव पारित करना है तो उसमें से 15 में से 9 सदस्यों का वोट होना जरूरी है। 15 में से कितने सदस्यों का, 9 सदस्यों का। लेकिन देखो मानो 10 नॉन परमानेंट है और 5 है परमानेंट। अब देखो बीटो पावर देखना इनका क्या होता है। बीटो पावर, मानो देयर इज इंडिया है, इन्होंने बोला कि कोई टेररिस्ट है, उसको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करना है। ठीक है, तो उसको घोषित करने के लिए कम से कम 15 में से 9 का वोट होना चाहिए। 15 में से कितने का, 9 का। अब मानो समझना तुम लोग, अब यहां से तो आगे 10 के 10, ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहां से 4 वोट मिल गए हमें, यहां से कितने मिल गए, 4, 14। तो हमें चाहिए कितने, 9। लेकिन यहां से एक मानो परमानेंट सदस्य है, जैसे हमारे केस में चाइना हमेशा हमारे प्रपोजल को ठुकराता है, चाइना। अगर ये मना कर दे अब कि ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ऑल दो 15 में से आपको कितने वोट मिल गए बेटा, 14, फिर भी पारित नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड बीटो पावर। इसी को कहा जाता है बेटा बीटो पावर। ठीक है, और देखो भारत इसमें 8वीं बार सदस्य चुना गया था। भारत 8 बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। देखो परमानेंट के लिए तो हम लड़ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। नॉन परमानेंट मेंबर हम 8 बार रह चुके हैं। और देखो कब से, लास्ट हमारा जो टर्म था 8वां, वो था बेटा 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। और सबसे ज्यादा बार जो नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है 11 बार, वो हुआ है जापान।
तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट बनने वाला देश कौन सा था, तो दैट इज योर जापान, जो कि 11 बार बन चुका है। और भारत कितनी बार बना है आज तक? 8 बार। ये भी प्रश्न आ सकता है, 8 बार। और लास्ट टर्म जो था हमारा वो था 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है बेटा वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो ये दिखती बात है बेटा, क्या काम करेगा? तो जितने भी इकोनॉमिक और आर्थिक मैटर्स होंगे विश्व में उसको देखेगा। और इसके जो टोटल सदस्य हैं वो हैं 54। देखा, अलग अलग के भी अलग सदस्य होते हैं, तो इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 54 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। और देखो ये 54 जो मेंबर्स हैं इनका भी एक अध्यक्ष होता है, और वो कौन है? अभी बोबरे अभी अध्यक्ष हैं, जो कि ऑफकोर्स कनाडा से हैं। और इनका जो 2025 का जो सेशन होगा उसके लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। अभी तो 24 का नहीं, 25 में जो सेशन होगा, इनका इलेक्शन कब हुआ था, ये कब तक प्रेसिडेंट रहेंगे इसके? जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, और देखो इसमें जो 54 सदस्य हैं उनमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं बेटा पदमुक्त होते हैं हर 2 वर्ष में। वर्ष में 2 बार बैठक, वर्ष में 2 बार होगी। और 1/3 जो होते हैं प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं, अर्थात वो रिटायर हो जाते हैं। तो देखो ये प्रश्न आ सकता है कि एक साल में कितने सदस्य रिटायर होते हैं? यहां से 1/3, फिर उनको और रिप्लेस करेगा, फिर और रिप्लेस करेगा, फिर और रिप्लेस करेगा। और इसकी बैठक जो होती है वर्ष में 2 बार होती है, साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। जैसे मैंने आपको बताया UNGA जो है महासभा जिसको बोलते हो, यूनाइटेड नेशन महासभा, इसकी बैठक एवरी ईयर होती है 1 बार, साल में सिर्फ 1 बार होता है। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोसॉस जिसको बोलते हो आप, इसका जो है वर्ष में 2 बार बैठक देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सचिवालय की तरफ बढ़ते हैं। सेक्रेटरीट क्या है इसका? तो देखो सचिवालय का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर इसका मुख्य काम होते हैं सारे के सारे, उसको कहा जाता है सचिवालय, जिसको आप बोलते हो ना इसका जो हेड ऑफिस, जिसको आप बोल सकते हो ना हेड ऑफिस। बाकी तो ब्रांचेस तो हर जगह हैं, लेकिन हेड ऑफिस उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। अच्छा, इस सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं महासचिव। सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी या महासचिव। और ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए बेटा? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और सचिवालय करता क्या है? तो दिखती बात है बेटा, दिन प्रतिदिन के जितने भी काम हो गए उसको निपटाने का काम करता है। तो याद रखना, सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो कौन होता है? महासचिव। और 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं कुछ बेटा, कुछ सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं, इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स, उनके बारे में देख लेते हैं जो आज तक रहे हैं। तो पहले देखो, पहले जो कार्यकारी महासचिव थे वो थे ग्लैडविन जैब। जो ये ग्लैडविन जैब है ये पहले कार्यकारी महासचिव थे। और व्हाट डू यू मीन बाय कार्यकारी सचिव? क्योंकि तुम जब सर्च करोगे ना हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो तुम्हें आंसर आएगा त्रिगवैली करके आंसर आएगा। लेकिन कार्यकारी बेटा अलग होता है। जैसे तुम लोगों ने, हमारी जब संविधान सभा बनी थी तो वहां पर देखो वैसे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ऑफकोर्स सबको पता है। लेकिन पहले जो अध्यक्ष थे जब फर्स्ट बैठक हुआ था तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जब तक देखो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, इलेक्शन नहीं हो जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट का, तब तक कुछ टाइम के लिए जो बनाया जाता है, जैसे हमने बनाया सच्चिदानंद को, तो इनका भी वही था ग्लैडविन जैब। तो अगर प्रश्न आ जाए कि पहले कार्यकारी महासचिव, देखो बेटा ये कार्यकारी है। अगर सिंपली आ जाए पहले सचिव तो त्रिगवैली होंगे, लेकिन कार्यकारी शब्द जोड़ दिया जाए तो वो कौन होंगे? ग्लैडविन जैब होंगे। ठीक है, आ रही कहानी समझ? नेक्स्ट है, अच्छा इन्होंने, ये नॉर्वे के थे, वैसे थे कहां से? नॉर्वे। तो बाद में इन्होंने क्या दिया, रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा, दुखी हो गए थे, रिजाइन कर दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे आपके रहे थे, वो थे डैग होमरसोल्ड जो थे ये स्वीडन के थे। ठीक है, ये स्वीडन के रहने वाले थे। थर्ड जो हुए ये थे यूथांट जो थे बेटा, सबसे पहली बात, ये पहले एशियाई या गैर यूरोपीय प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके पहले गैर एशियाई, ठीक है, गैर यूरोपीय सॉरी, और पहले एशियाई थे, म्यांमार से थे ये। कहां से थे? म्यांमार से। फर्स्ट एशियन थे ये, और नॉन यूरोपियन। पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट सारे बेटा यूरोप से बनते थे, अमेरिका से बनते थे, या कहीं और से बनते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर पहली बार हुआ था ये यूथांट जो थे म्यांमार से, ये फर्स्ट एशियन बने और नॉन यूरोपियन बने जो इसके प्रेसिडेंट। लेकिन देखो दुर्घटना में इनकी मौत हो गई 1961 में, हवाई दुर्घटना में प्लेन क्रैश हो गया था इनका। ठीक है, फिर उसके बाद बाल्टहाइम रहे ऑस्ट्रिया के, फिर उसके बाद जेबियर कुराई रहे पेरू के, इसके बाद जो छठे रहे आप लोगों के बुतरस घाली
मिस्र के थे, इजिप्ट जिसको आप बोलते हो अभी इजिप्ट, तो ये फर्स्ट अफ्रीकन थे, पहले अफ्रीकन प्रेसिडेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि पहले अफ्रीकन महासचिव बनने वाले कौन थे, तो वो उनका नाम था बुतरस घाली, ये पहले अफ्रीकन थे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉफी आनंद घाना से थे, ये भी अफ्रीकन थे। कॉफी आनंद कहाँ से थे? घाना, और ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। और देखो इनका तो 2022 में डेथ भी हुआ था, तो थोड़ा सा करंट में भी बोल सकते हो, क्योंकि HPPSC जो है 21, 22, 18, 20 को भी करंट में पूछ लेती है कई बार, ठीक है। फिर बान की मून रहे हैं, बान की मून जो कि कहाँ से थे? कोरिया से, लेकिन नॉर्थ नहीं बेटा, साउथ कोरिया से थे, साउथ कोरिया, याद रखना, नॉर्थ कोरिया से तो कोई नहीं बनता, बेसिकली साउथ कोरिया से थे। फिर जो नाइन्थ और अभी वर्तमान में है करंट सेक्रेटरी जनरल है हमारे एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ से? पुर्तगाल से, ये याद रखना। एंटोनियो जो गुटरेस हैं वो कहाँ से? पुर्तगाल से, और वर्तमान में महासचिव हमारे यही देखने को मिल जाएगा, पुर्तगाली। और इससे पहले कौन थे? बान की मून। तो थोड़ा सा ध्यान देना, और ये थोड़ा सा ना ये रेंज में भी लगा के देखना है ना, कि पहले कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, खास कर ये ना लास्ट के 3-4 तो याद रख ही लेना है ना, कि सब अभी लेटेस्ट ये है, इससे पहले ये थे, इससे पहले ये थे। कई बार क्या होता है आपको अरेंज करने को दे दिया जाता है कि भाई काला क्रम में रखो इन सबको, है ना, टफ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो क्या पता ऐसा दे दिया जाए, तो बी केयरफुल, सभी पे ध्यान देना है। हाँ, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था उसके जो वर्क्स थे उसको सस्पेंड कर दिया गया 1994 में, क्योंकि उसको बनाने का जो पर्पस था वो सर्व हो गया था उस टाइम तक, तो फिर उसके बाद इसको नहीं रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो एक जो न्यायालय होता है बेटा, जैसे आपका देश का एक न्यायालय होता है, जैसे हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट होता है हर देश का एक सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या हो कि देशों और देशों के बीच कुछ लड़ाई हो जाए, देखिए जब देश के आपस में होती है, देश के अंदर होती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं या हाई कोर्ट वटेवर, लेकिन लास्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन देशों के बीच, लाइक इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई इशू हो जाए, है ना, या इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई इशू हो जाए, तो अब देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडिया कोर्ट में जाइए बांग्लादेश, अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया के पक्ष में फैसला, फिर ये बायस हो जाएगा ना। तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया, ताकि जो देश हैं आपस में जो भी झगड़े वगैरह होते हैं उनको निपटाया जा सके आपस में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट इट्स अ मेन ऑर्गेन ऑफ यूएनओ, बहुत मुख्य अंग है यूएनओ का ये। तो देखो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। देखिए बाकी ऑर्गेन 1945 में आए थे, याद रखना ये ऑर्गेन जो है 3 अप्रैल 1946 को बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स में है, हैग है, द हैग है नीदरलैंड्स में। और जिस पैलेस में ये है, जिस पैलेस में ये महल में है, उसका नाम है पीस पैलेस, दैट पैलेस इज नोन एज पीस पैलेस। तो अगर आ जाए ना जगह एग्जैक्टली, तो पीस पैलेस में आपको द हैग, पीस पैलेस, और ये कहाँ है? नीदरलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो चार्टर है बेटा उसमें 70 आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश रहते हैं। जैसे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 33+1 रहते हैं, मतलब पूरे 34 न्यायाधीश रहते हैं। इसमें क्या रहता है? 14+1 का रेशो है, अर्थात एक तो यहाँ का भी मुख्य न्यायाधीश होगा और 14 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। तो 15 टोटल जजेस होंगे बेटा, और हर एक जज का जो कार्यकाल होगा 9 साल का। देखिए मैं इंडिविजुअल जज की बात कर रहा हूं, 9 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो 15 टोटल जजेस हैं, लेकिन एक देश से 2 जज नहीं चुने जा सकते कि भारत से 15 में से कोई 2 हो, इंडिया से ही, या अमेरिका से 2 हो, नहीं। अगर होगा एट अ टाइम तो एक ही जज हो सकता है, 2 जज नहीं हो सकते एट अ टाइम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहां का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होता है, ये सब के सब इसी के द्वारा महासभा ही चुनती है इनको भी, है ना, वहीं से चुने जाते हैं इसको। और देखो जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल बेटा 3 वर्ष का होता है। देखो जो जजेस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इंडिविजुअल जजेस हैं उनका कार्यकाल कितने का? 9 साल का, 9 साल का। लेकिन जो यहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाएगा, है ना, जिसको अपनी भाषा में मुख्य न्यायाधीश काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो सिर्फ 3 साल के लिए, 3 साल उसका कार्य। और देखो जो न्यायालय की भाषा है वो है फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्रेंच और अंग्रेजी आप लोगों को, देखो फ्रेंच और न्यायालय की भाषा का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बोला जाता है, नहीं, देखो कोर्ट हियरिंग जो है हमेशा इंग्लिश में होगा, और जो भी जजमेंट छपेगी या तो वो फ्रेंच भाषा में छपेगी या अंग्रेजी भाषा में छपेगी बेसिकली, ठीक है। और न्यायालय का जो कोरम है वो है 9 जज का कोरम। देखो कोरम का क्या मतलब होता है कि देखो कोई भी केस सुनना है तो मिनिमम कितने जज होने चाहिए तब केस सुना जा सकता है। जैसे टोटल जजेस हो गए आप लोगों के 15, टोटल जजेस हैं 15।
अगर देखो 15 में से मानो 8 ही आए, बाकी एब्सेंट हो गए, तो वो केस नहीं सुना जाएगा। तो मिनिमम कोरम शुड बी 9 जजेस। तब तक 9 जज मिनिमम नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी भी केस की हियरिंग नहीं होगा। जैसे लोकसभा के सेशंस नहीं होते, लोकसभा का सेशन होता है तो 1/10 कोरम होना बहुत जरूरी है कि लोकसभा अगर कोई सेशन होता है, जैसे विंटर सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन या बजट सेशन, तो अगर देखो 100 अगर एमपीज हैं, तो अगर 10 से कम हो जाएं तो वो नहीं हो सकता सेशन, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल न्यायालय है, इसमें जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, वो इसमें पहले जज बनने वाले, मुख्य जज के पद पर भी रह चुके हैं भारतीय, उनका नाम था नागेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस इन द कोर्ट कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे बेटा? बेनेगल रामाराव। अब देखो दोनों में फर्क समझना बेटा। देखो 15 जजेस हैं, मैंने आपको क्या बोला, 15 जजेस हैं, और 15 में से एक होता है हेड। तो ये जो नागेंद्र सिंह थे, ये पहले हेड थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, पहले हेड रहे थे इसके। फिर ये पहले इन 14 में से, अब देखो 15 होते हैं ना, ये 14 में से जो पहले थे वो थे बेनेगल रामाराव, अर्थात ये हेड नहीं रहे, सिर्फ जज बने थे। ठीक है। और वर्तमान में भी हमारे एक यहां पर हैं, वर्तमान में भी हमारा 15 में से जो वर्तमान में आईसीजे है, उसमें 15 में से हमारा भी एक आदमी है जिसका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। 2017 में इनको चुना गया था, और ऑफकोर्स 26 में क्या होंगे? ये रिटायर होंगे। 2026 में ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, और रीइलेक्ट नहीं हो सकते यहां पर, आप रीइलेक्ट नहीं हो सकते हो यहां पर। ठीक है। और देखो न्यायाधीश को मैंने आपको पहले बताया कौन चुनती है बेटा? महासभा के द्वारा न्यायाधीश को चुना जाता है। और याद रखना यहां पर एक बात और है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है नवाब सलाम। वर्तमान अगर आपसे कोई पूछे तो हिज नेम इज नवाब सलाम। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, मैंने फिर से समझा रहा हूं, 15 में से जो हेड है इनके, उनका नाम है नवाब सलाम। और करंट अफेयर में भी है ये, क्योंकि इनको 6 फरवरी 2024 को इलेक्ट किया गया था, और लेबनान से है ये, लेबनान देश एक, लेबनान, वहां से इनको चुना गया है बेसिकली। ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर यूएनओ के ऊपर। ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, और एग्जाम तक हम लगभग सारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी आप लोगों को यहाँ लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, है ना, सारे के सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। स्टे ट्यून, और हमारे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना बहुत होगा। थैंक यू वेरी मच।